हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना क्रैश कोर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपको दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, जो कि काफी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है, आपको भारत पाकिस्तान के संबंधों की मुख्य समस्याएं क्या है। सब कोई जानता होगा कि भारत और पाकिस्तान की समस्या कभी खत्म होने वाली ऐसे तो लगता है कि नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में ना मतलब विश्वास का मुद्दा ही नहीं है। भारत जब भी विश्वास करता है पाकिस्तान पे, तब तब वो पीछे से क्या करता है, आक्रमण करता है या पीठ पर धोखा खंजर घोंपता है। इसलिए पाकिस्तान पे कभी फेथ भी नहीं हुआ है। और ऐसे भारत और पाकिस्तान की जो मुद्दा जो है, ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है। कभी आप मैच से ले सकते हैं, जब भी मैच वगैरह होता है तो काफी ज्यादा ऑडियंस देखते हैं। क्योंकि पहले जब भारत और पाकिस्तान एक कंट्री हुआ करता था, धर्म के नाम पर तो पाकिस्तान बना, लेकिन आज भी जो इमोशन है ना, वो आदमी को जुड़ा रहता है कि इसको हराना है, चाहे किसी के साथ हार जाए, इसको हार जाना चाहिए, है ना। तो पाकिस्तान भी वैसे ही आए दिन करते रहता है। आतंकवाद हो गया या घुसपैठ हो गया, है ना। बहुत सारे मुद्दे जो है आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही है, जिससे क्या होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि कभी ये मामला सुलझेगा ही नहीं या पता नहीं क्या होगा। ऐसी स्थिति में एक देश अभी के जिस सिनेरियो के हिसाब से पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। फिर भी लेकिन उसको खराब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने देश के बारे में वो नहीं सोचेगा, बस वही जो काम करता है वही करेगा, है ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दाएं हैं, क्या क्या मुद्दा है देखिए। मुद्दा है आपको कश्मीर का मामला। सबसे इंपॉर्टेंट जो मामला है, ये मामला है कश्मीर का मामला। लेकिन कश्मीर का मामला सही मायने में पूछिए तो ये सॉल्व हो चुका है। जब राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया, तो भाई अब तुम्हारा कैसे हो गया। फिर भी जो भी तुम अभी तक हिस्सा तुम कब्जा किए हो, अभी तक रखे हो, फिर भी यहाँ पे आतंकवाद करा रहे हो, घुसपैठ करा रहे हो, तो ये तो पाकिस्तान ही जाने। फिर दूसरा है आपको शरणार्थियों का प्रश्न। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घुसपैठ गलत तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। तीसरा है आपको आतंकवाद। आतंकवाद तो कहना ही नहीं है, मतलब कि वहां का मूल जो पेशा है यही है, आतंकवाद ही है। फिर है नहर पानी का विवाद। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता भी हुआ है कि बहुत सारे जो नदियां हैं जो इंडिया से निकल करके पाकिस्तान में जाती हैं, तो इस मुद्दे को लेकर के समझौता भी हुआ है कि आप इतना % पानी यूज कीजिएगा और वो इतना % पानी यूज करेंगे। तो ये वाला भी मुद्दा है। जैसे कि पानी यदि कम होता है तो वो बोलता है कि इंडिया सरकार ने डैम बनाकर पानी रोक दिया। पानी जब ज्यादा होता है तो बोलता है कि डैम खोल करके क्या कर दिया, बाढ़ ला दिया। यानी मामला उन लोगों का समस्या हमेशा बना रहता है। ठीक। और आपको ऋण वगैरह कर्जा उर्जा भी लेते रहते हैं। इसी के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965 और 1971 और आपको एक 1999, 4 बार कब, तो 47 में भी हो गया है, 65 में भी हो गया है और 91। 47 में तो जब देश विभाजन हो रही थी तो बहुत सारे दंगे वगैरह हो गए थे। 65 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, वो भी हार गया, उस समय भी हारा था। और आपको 71 में जब बांग्लादेश का सृजन हो रहा था, उस समय भी पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था, जिससे क्या हो गया, पाकिस्तान फिर भी उस समय भी हारा था और बांग्लादेश बन गया था। फिर आपको 1999 वाला याद ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, तो उस समय भी पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था। यानी हमेशा जो है ना, हर युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई, लेकिन फिर भी वो मामले से मतलब वही जो काम करता है उससे वो बाज नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि 1971 की भारत सोवियत संघ से गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। देखिए, सबसे यहाँ पर मुद्दा है, क्वेश्चन है कि 1971 में क्या क्या हुआ था। तो 1971 में जैसे ही बांग्लादेश का सृजन हो रहा था, तो उस समय पाकिस्तान जो था ना, पाकिस्तान के फेवर में आपको वो जो पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका के ग्रुप है, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, ये सब इनके फेवर में थे। ठीक है। और क्या हो गई कि मतलब कि उन लोगों ने क्या किया, अमेरिका ने का 7वां बेड़ा भी चल दिया इंडिया पर हमला करने के लिए। तो उस समय भारत ने क्या किया कि सोवियत संघ, जो अभी की डेट में रूस है, इसीलिए हम लोग सबसे खास मित्र इसको मानते हैं, किसको, सोवियत संघ को। और आज भी सबसे इंपॉर्टेंट मित्र हम लोग का देश का
यही है। तो उस समय भारत और भारत और सोवियत संघ यानी रूस के साथ समझौता हुआ और समझौता में ये घोषणा हो गई कि हमको आंतरिक सुरक्षा हमको दी जाएगी, लेकिन आपको ये गुट निरपेक्ष, अब देखिए तो आप गुट निरपेक्ष रहते हुए भी ये समझौता आप कैसे कर लिए, जबकि सोवियत संघ का अलग गुट था और अमेरिका का अलग गुट था। तो बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, क्योंकि गुट निरपेक्षता इसलिए बनाया गया था क्योंकि मतलब हम कोई भी देश के जो दो महाशक्तियां थी, हम किसके कोई खास के फेवर में ना जाकर हम ना न्यूट्रल रहेंगे और दोनों शक्तियों को बैलेंस क्रिएट करेंगे और दोनों से अपना काम करेंगे, अपना जो है ना लेन देन चाहे व्यापार वगैरह सब कुछ चलते रहेगा। इन दोनों शक्तियों को बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही गुट निरपेक्ष का निर्माण हुआ था। तो भारत उसमें गुट निरपेक्ष का सदस्य है, तो आपको 1971 में सोवियत संघ से कैसे उसको समझौता करने की जरूरत पड़ी? तो बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। बहुत सारे विद्वान ये भी बोलते हैं कि ये गुट निरपेक्षता का उल्लंघन है, लेकिन बहुत सारे विद्वान ये भी बोलते हैं कि जैसे पाकिस्तान को फेवर करने के लिए अमेरिका आ गया, उसी तरह से इंडिया को अपनी फेवर के लिए अपने देश की रक्षा करने के लिए वो क्या करना पड़ा, सोवियत संघ की सहायता लेनी पड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, जो भी दोस्त अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, किसी कारण बस उनकी तैयारी अधूरी है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब समय तो कम है, आप जितना जल्दी हो सके आप मेरे क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए और अपना एग्जाम क्लियर कर पाइए, अच्छे मार्क्स लाइए एग्जाम में। और जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो 100% आपके पेपर में आने वाले हैं और पेपर में यही सारे क्वेश्चन आते भी हैं। और मटेरियल भी अच्छी खासी आपको दी जाती है, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक का सीरीज होता है। तो मटेरियल भी अच्छी होती है और क्लास भी आपको कराई जाती है। जो भी दोस्त अभी तक इस क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं, कृपया प्लीज अब लेट मत कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगी, आपको दिक्कत हो जा सकती है। इसलिए आप यदि क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टीम का नंबर होगा या ऐप भी होगा, उस पर आप कॉल वगैरह करके या आपके ऐप को इंस्टॉल करके आप बात वगैरह करके इस क्रैश कोर्स के साथ जितना जल्दी हो सके जुड़ जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का, वर्ष 2000 से भारत अमेरिका के संबंधों की परीक्षण कीजिए। यानी भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध जो थे वो शुरू दौर में ठीक ठाक थे, जब देश आजाद होने से पहले, और देश आजाद जैसे ही हो गई फिर धीरे धीरे तो फेवर वो अमेरिका जो है ना, ये पाकिस्तान का फेवर ज्यादा करता है। अभी भी आपको F-16 जो जहाज वगैरह है, जो कि इंडिया राफेल वगैरह खरीदता है, तो उधर से पैसा वगैरह या हथियार वगैरह है वो मुहैया आपको उनको करा ही देता है। लेकिन अभी के सिनेरियो में बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले जो थी उनका खिंचाव, उनका झुकाव आपको पाकिस्तान की ओर ज्यादा था, इंडिया की ओर नहीं था। तो इंडिया का झुकाव किसकी ओर था? तो सोवियत संघ की ओर इंडिया का झुकाव बहुत ज्यादा था। आज भी है, हम लोग का जो देश का सच्चा जो मित्र है ये सोवियत संघ को ही मानते हैं हम लोग, यानी रूस है प्रेजेंट के सिनेरियो में। तो लेकिन 2000 के बाद से क्या हो गया कि अमेरिका से धीरे धीरे नजदीकियां इंडिया की बढ़नी चालू हो गई। और इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। कैसे कि बहुत सारे इंडियन हैं, बहुत सारे जो भारतीय हैं वो अमेरिका कमाने के लिए गए हैं। तो सिलिकॉन वैली है सॉफ्टवेयर का, फिर इसके बाद बोइंग जो हवाई जहाज वगैरह बनाती है उसमें आपको 35% जो है ना काम करने वाले भारतीय ही हैं। और सिलिकॉन वैली में लगभग 2-2.5 लाख भारतीय ही काम करते हैं। तो उनका अलग से सॉफ्ट पावर होता है, मतलब कि इतने सारे वर्कर हैं, वो भी कोनो मजदूर वगैरह नहीं है, अच्छे क्लास के वेल क्वालिफाइड काम करने वाले वर्कर हैं। यदि वो नहीं काम करेंगे तो आपकी कंपनी चलेगी नहीं। और बहुत सारे यूनिकॉर्न जो हैं वो खुद वहाँ के इंडियंस, अमेरिकन ने ही वहाँ पे क्रिएट किए हैं, जिससे वहाँ पे जॉब वगैरह या देश की प्रगति हुई है। तो इंडिया का एक अलग सा सॉफ्ट पावर भी वहाँ पर बना है। और कोई भी चाहे कोई भी देश में बस जाए, अपने देश से तो प्यार रहता ही है। तो इसी के चलते और ज्यादा भी क्लोजनेस इंडिया और अमेरिका का क्लोज बढ़ रहा है। लेकिन कभी भी इंडिया पर भारत सरकार विश्वास नहीं करती है। यही अमेरिका है ना जी, सॉरी, यही अमेरिका है ना जो कि आपको 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के फेवर से आपको युद्ध लड़ने के लिए अपना सातवां बेड़ा भेज दिया था। तो इसीलिए उतना विश्वास करने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी पहले से जो इनका जो छवि है और जो रिश्ता है इंडिया के साथ, वो कुछ हद तक धीरे धीरे सुधार होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है, भारत के किसी एक सामाजिक आंदोलन की विवेचना कीजिए और उसके मुख्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत में सामाजिक आंदोलन बहुत सारे हो गए है ना, बहुत सारे आंदोलन भी हुए भी, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है, ये नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है ना, ये काफी अच्छा लेवल का है और बहुत बार बार क्वेश्चन आपको आता भी है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया था। तो सीधे तौर पे वन लाइनर में पूछ देगा तो आप ये क्लिक कर दो, क्या कर दोगे, तो मेधा पाटेकर। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन को किसने किया था, तो मेधा पाटेकर ने किया था। देखो ये आंदोलन क्या था, ये आंदोलन गुजरात में हुआ था। गुजरात जो है नर्मदा नदी के किनारे पर है और वहां पे कल कारखाने ज्यादा हैं। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या की कि वहां पर एक डैम बनाने के लिए, यानी नर्मदा नदी पर डैम बना दो जिससे उसका पानी जो है ना नहर वगैरह में भी छोड़ा जाए। ठीक, तो डैम जब बनता है तो बहुत सारे जो एरिया है उसको एक्वायर किया जाता है, ठीक है। और गुजरात जो है वो जहाँ पे डैम बन रहा था वहां पे बहुत सारे लोगों की आबादी थी, घनी आबादी थी, तो उनको वहां से विस्थापित करना पड़ा, यानी वहां से उनको हटाया जाने लगा। इसी के सिलसिले में इन्होंने, मेधा पाटेकर ने वहां पर आंदोलन छेड़ दिया कि देखिए ठीक है, आप यहाँ पे डैम बनाइए, लेकिन मुद्दा क्या होगा, यहाँ से जो लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनको आप क्या करें, दूसरे जगह उनको जमीन और घर मुहैया कराइए, इनकी मांगे थी। और फिर आपको ये इनकी मांगे ये भी थी कि मतलब कि बांध बन जाएगी, पहले तो इनकी मांग थी कि बांध बनने ही नहीं चाहिए, यदि बांध बन जाएगी तो क्या क्या हो जाएगी, तो बांध बन जाएगी तो फिर मान लो कि बांध किसी कारणवश कभी टूट गई तो पूरा गुजरात ही, आधा गुजरात ही क्या हो जाएगा, पानी से अति हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो और पर्यावरण से भी रिलेटेड था कि ऐसा होने के बाद दिक्कत होगा। तो इसका ये मुद्दा जो है ना काफी अहम हो गया, ये आंदोलन काफी बड़ा हो गया, देशव्यापी हो गया, और ये इन्होंने काफी इंटरनेशनल मीडिया वगैरह पर भी और इंटरनेशनल देशों वगैरह में भी इनका काफी ज्यादा ख्याति हो गई और विरोध बाहर से भी होने चालू हो गया। इसको लेकर क्या हो गई कि ये जो मुद्दा है आपको, ये आपको चला गया कोर्ट में जाने के बाद इस मुद्दे को कोर्ट ने सरकार से बोला कि ठीक है, और इनसे ही बोला कि देखिए बांध तो भाई बनेगा, क्योंकि बांध बनने से बिजली उत्पन्न होगी, वहां पर अर्थी है और क्या बोलते हैं आपको, बांध बनने की नहर वगैरह में पानी दिया जाता है, कृषि वगैरह भी अच्छी खासी हो जाएगी। फिर लेकिन जो आप बोल रही हैं कि नली वली का पानी जो है या कल कारखाना का जो पानी जो है डायरेक्टली उसमें नहीं गिराना चाहिए, इससे क्या होगा, साफ वगैरह करके दूसरे जगह या उसमें गिराया जाए तो प्यूरिफाई करके उसमें डाला जाए। तो इन्होंने अपना मुद्दा रखा था, तो बोले कि ठीक है इस सारा मुद्दा तो हम आपको मान लेते हैं, लेकिन आपको ये जो डैम बनाने वाला जो मुद्दा है ये नहीं, डैम तो भाई बनेगा है ना, और बाकी जो है जो पर्यावरण से रिलेटेड है ये सारा काम सरकार ने, सॉरी कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि आप इसको फॉलो करिए। यही था आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, यानी अंतरराष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक लेख लिखिए। यानी नव अंतरराष्ट्रीय, जो न्यू अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनी, अर्थव्यवस्था का मतलब, नया अर्थव्यवस्था कहने का मतलब इन द सेंस ये है कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आपको शीत युद्ध का दौर चला। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि शीत युद्ध का दौर कब से कब, तो 1945 से लेकर के 1991 के बीच में शीत युद्ध का दौर चला था। दो महाशक्तियां हुआ करती थी, एक यूएसएसआर और एक अमेरिका। जैसे 91 में समाप्त हुई तो दुनिया में जो 100% है, देखिए यूएसएसआर का जो ग्रुप है इनका मानना था कि जो साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है इनको ये फेवर करते थे। अमेरिका वाले जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते थे और मानते भी थे। तो जैसे ही यूएसएसआर 11 देशों में विभक्त हो गया, टूट गया, तो इसके बाद क्या हो गई, तो इसके बाद अमेरिका का दबदबा काफी हद तक बढ़ गया और दूसरे देशों में भी अमेरिका ने ये प्रचार किया और लोगों को लगा भी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही बेटर है और दबाव भी डालने लगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दौर आ गया और जो सुपर पावर है उस समय आपको, उसी समय नया जो सुपर पावर है अमेरिका वो बना। सुपर पावर तो था ही, मतलब कि पूरा एक मतलब सिंगल जो सुपर पावर हो गया, यानी रशिया यूएसएसआर से भी स्ट्रॉन्ग, आपको यूएसएसआर टूट गया तो कमजोर हो गया और अमेरिका आपको सुपर पावर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेत क्यों मानते थे? यानी जो नेहरू जी थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, वो स्वतंत्रता का जो ना वो संचालक के रूप में मानते थे। अपने उत्तर को दो कारणों से बताएं और उनके पक्ष में उदाहरण भी दीजिए। यानी एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो नेहरू जी थे ये विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्र रूप से मानते थे, क्योंकि अभी भी हमारा जो देश का विदेश नीति है वो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में हम लोग काम नहीं करते हैं। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री कार्यकाल चाहे कुछ भी हो जाए, जो विदेश नीति है वो फ्रीडम होती है। इसका शुरुआत आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। जब देश आजाद हुआ तो देश कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ। जैसे ही देश आजाद आपको हुई तो आपको पहले जो प्रधानमंत्री, क्वेश्चन एक यहाँ से ही बनता है कि पहले प्रधानमंत्री तो सबको जानता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पहले विदेश मंत्री भी वही थे। यानी विदेश मंत्रालय भी अपने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों जो है ना पद अपने पास रखे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी समय से जो भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र रही। ठीक है, और अभी भी हम लोग की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है। इसके स्वतंत्र रहने से बहुत सारे फायदा भी है। जैसे अभी के सिनेरियो के हिसाब से रशिया और यूक्रेन की जो बीच युद्ध चल रही थी, तो युद्ध चलने में तो बहुत सारे जो गोला बारूद होती है काफी ज्यादा कॉस्टली वगैरह होती है। तो कोई भी देश में जब युद्ध चल रही है तो उसकी इकोनॉमी डाउन होना ही है। तो उस स्थिति में क्या हुआ, रशिया के पास तो तेल भंडार और गैस का भंडार काफी ज्यादा है। तो यूरोपियन जो देश है उन्होंने बोला कि हम तुमसे तेल और गैस नहीं लेंगे। तो रशिया ने भारत से बोला कि आप ले लीजिए, हम आपको काफी सस्ती दाम पे आपको तेल मुहैया कराएंगे। इंडिया ने लिया। ठीक है, कितना भी अमेरिका का दबाव वगैरह होने के बावजूद भी इंडिया ने उनसे परचेज किया, और परचेज ही नहीं किया, प्यूरिफाई करके अपने गोदाम में तो स्टॉक किया ही, और उसको विदेश में यूरोपियन कंट्री को भी बेचा भी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जो काम है ऐसा, ये विदेश नीति के चलते ही हो पाया। तो विदेश नीति हम लोग की क्या है? स्वतंत्र है। क्वेश्चन आपको एक यहाँ से भी हो सकता है कि आपको विदेश मंत्री अभी कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर आपको विदेश मंत्री है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अगर आपको भारत की विदेश नीति के बारे में फैसला लेने का कहा जाए, सोच लीजिए, मतलब कि आपको भारत की विदेश नीति इतना बड़ा पद आपको दे दिया जाए, तो आप इसकी किन दो बातों को बदलना चाहेंगे? और ठीक इसी तरह से यह भी बताएं कि भारत की विदेश नीति के किन दो पहलुओं को आप बरकरार रखना चाहेंगे? उत्तर में आपको क्या करना है, बताना है। यानी आपको जैसे आपको विदेश मंत्री बना दिया जाए तो आप किन किन दो चीजों को बदल दीजिएगा और किन किन चीजों को रहने दीजिएगा और क्यों, है ना? यही आपको क्वेश्चन है। तो देखिए सीधे तौर पे ऐसा लिखेंगे एग्जाम में तो आपको सटीक नंबर आ जाएगी। क्या लिखना होगा आपको? देखिए आपको लिखना होगा कि देखिए भाई, मैं तो कितना 12वीं का कक्षा का विद्यार्थी हूँ, और लेकिन हमारा जो है ना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, यानी राजनीतिक शास्त्र है। तो विद्यार्थी होने के नाते मुझे कहा गया कि आप मतलब विदेश मंत्री बन जाए तो आप क्या क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको दो ही को बताना है। तो पहला, सीटीबीटी के बारे में वर्तमान दृष्टिकोण और परमाणु नीति की वर्तमान नीति को जारी रखूंगा। यानी जो परमाणु नीति है उसको क्या करेंगे? जारी रखूंगा। और क्या करेंगे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता जारी रखते हुए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहयोग जारी रखूंगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना रहूंगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी क्या करूंगा? आपको सहयोग बनाए रखूंगा। और दो बदलने वाले पहलू को क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसको, मतलब कि ये जो है ना इसको तो बदल नहीं सकते हैं। और क्या क्या बदल सकते हैं इसके लिए इसने क्या क्या बोला है? देखिए यहाँ पे लिखना होगा बदलने वाली पहलू। तो बदलने वाली पहलू में आप क्या लिखेंगे? गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता को त्याग करके संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ अधिक
मित्रता बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि आज दुनिया पश्चिमी देशों की स्तुति बोल रही है और वे संपत्ति और शांति संपन्न है। मतलब इसके हिसाब से जो 12वीं क्लास के कक्षा का जो स्टूडेंट है उसके हिसाब से जो है ना आपको गुटनिरपेक्ष की सदस्यता को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और जो पश्चिमी देश जो कि काफी रिच हैं, मतलब सभ्य जो हैं, मतलब उनके पास पैसा वगैरह है, जिसके पास पैसा आती है उसके पास सभ्यता वगैरह मतलब कि ठीक ठाक हो ही जाती है, तो उसकी फेवर में ये जाना चाह रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है भाई, तो मैं पड़ोसी देशों के साथ आक्रामक संधि करूंगा, तो जर्मनी के बिस्मार्क की तरह अपने राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली बनाऊंगा। यानी इसका जो सोच है, जो 12वीं कक्षा में जो पढ़ता है, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, तो गुटनिरपेक्षता का सदस्यता छोड़ देगा। क्यों भाई, तो गुटनिरपेक्ष से कोई फायदा उधर नहीं है, मतलब न्यूट्रल रहने से क्या फायदा है इसके हिसाब से, लेकिन है बहुत फायदा है। ठीक है, और आपको और बोल रहा है कि मतलब कि अपना देश का विस्तार करूंगा, जितना कमजोर वगैरह पड़ोसी देश उन पर कब्जा कर लूंगा। ये तो गलत बात है, लेकिन जो है ना इस ऐसे ही आपको क्वेश्चन वहां पर भी लिखना होगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत कैसे वैश्वीकरण प्रभावित कर रहा है। सीधी बात, पहले वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है ना, ये आपके दिमाग में नहीं आता है कभी कि वैश्वीकरण वैश्वीकरण आखिर वैश्वीकरण ये होता कुछ ही है भाई। देखिए, वैश्वीकरण ऐसी एक प्रक्रिया है जिससे क्या होती है कि देश दूसरे देश के साथ जुड़े रहते हैं, और उनसे क्या होती है, जुड़े रहने से क्या फायदा होगी, तो जुड़े रहने से क्या होगी, उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अदला बदली होती रहती है। मान लो कि कोई स्ट्रक्चर घर बन रहा है ना, 3D प्रिंटेड घर बन रहा है, कम लागत पे बन रहा है, उसको अपने कल्चर में लाएं, या वहां से कुछ और अच्छी चीजें देख रहे हैं तो उस चीज को अपने पास अडॉप्ट करें, या आपके पास कोई और अच्छी चीज है तो दूसरे देश क्या करे, अडॉप्ट करे, यानी साझा रूप से आपको सहयोग मिलता रहे। इससे क्या होगा, मान लो कि आपके पास मैन पावर ज्यादा है, एरिया भी ठीक ठाक है, कच्चा माल भी अच्छा खासा है, तो विदेश से जो कंपनी लगाने आएगा उसको भी फायदा होगा कि वहां पे लगाएंगे तो विदेश से आएगा, वहां पर कम रेट में वहां पर कंपनी लगा देंगे और वहां पे माल का प्रोडक्शन अच्छा खासा निकलेगा। ठीक है, और यहाँ के लोग को क्या फायदा होगा, यहाँ पे कंपनी लग जाने से मान लो कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उनकी जो जीवन स्तर है वो सुधरने लगेगी। फिर वहां पे जो काम करेंगे वर्कर वो भी तो सीखेंगे भाई कि क्या इसमें हो रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो उनसे बहुत सारे डेवलप होती है। देखिए, वैश्वीकरण होने से भारत को बहुत सारे फायदे हुए। जब क्या हुई थी उसका उदाहरण के रूप में समझे तो देखिए, भारत में जब स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, कब, 1991 के आसपास, 1991 को, तो उस समय आपको प्रधानमंत्री थी पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर आपको मनमोहन सिंह जो थे वो आपको वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, यानी विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर था। तो उस स्थिति में क्या किया ये लोग, आईएमएफ के पास लोन, हम लोग का जो देश है एक बार ही अभी तक आईएमएफ के पास गया है, भगवान न करे कि दोबारा जाने की जरूरत पड़े। ठीक है, और उस समय के बाद इन्होंने बोला कि नहीं, अपनी जो विदेश नीति है ना इसको कुछ चेंज किया जाए, है ना। विदेश नीति तो स्वतंत्र है ही, इसमें जो अपना जो है कि हम लोग विदेश से जो कंपनी को ऐसा कुछ किया जाए जिससे उदारीकरण वगैरह किया जाए, जिससे विदेश से भी कंपनियां यहाँ पर आए। तो इन लोगों ने क्या किया, आपको मनमोहन सिंह का अहम योगदान है, उन्होंने क्या किया, एलपीजी नीति लाए, उदारीकरण से रिलेटेड है ये नीति। जैसे ही आया तो बाहर से बहुत सारे कंपनियां ने भारत में आना शुरू हो गई, और 1990 के दशक, मतलब 90 के दशक में ही बहुत सारे कल कारखाने लगने लगे। तो कल कारखाने लगेंगे तो बाहर से कितना सारा वो अपना इंजीनियर मजदूर लेकर आएगा, यहाँ से ही लेगा। तो 90 से लेकर के आपको 2000 आपको 15 या 20 तक इंजीनियर की मांग इंडिया में बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए हर कोई के पास सुनते थे क्या कर रहा है भाई, तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो मतलब कल कारखाने बहुत ज्यादा खुल गए, और आते आते आज देश की स्थिति बहुत अच्छी है। यानी हम लोग की जो इकोनॉमिक है अर्थव्यवस्था में वो कौन सी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी अभी के सिनेरियो में हम लोग की भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध पर एक लेख लिखिए। देखिए, पहले समझिए 9/11 है क्या,
है ना। ये हुआ कहाँ था? तो 9/11 को ये बोलते हैं 9/11 एंड ग्लोबल वार ऑन टेरर, यानी ग्लोबल वार हुआ था। किस पर वार हुआ था भाई? तो ऐसे वार तो बहुत ज्यादा होती है, दूसरे दूसरे सोमालिया वगैरह, सूडान वगैरह पे, इंडिया में भी आपको हो गई, पाकिस्तान में आए दिन रोज होती है। लेकिन 9/11 क्यों फेमस है इतना? फेमस इसलिए है क्योंकि दुनिया का सुपर पावर कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका पर ही हमला हो गया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। और इसके बदले में क्या किया? 9/11 को देखिए क्या हुआ, प्लेन को हाईजैक किया गया और 4-5 प्लेन को उड़ा करके अमेरिका की आपको जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, जो आपको पेंटागन हुआ, जो कि रक्षा मंत्रालय हो गया, या और आपको बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वहां पर ले जाकर के प्लेन को ही लड़ा दिया गया। इससे बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, है ना। इसके बाद अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे काफी ज्यादा गुस्सा में हो गए और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पता लगा कि किसने किया भाई, तो आईएसआई वगैरह इस सब का, आतंकवादी ग्रुपों का जो संगठन था, इनका अहम योगदान था। तो अमेरिका ने क्या किया, तालिबान वाले लोग पे, तो उस समय अफगानिस्तान पर तालिबानियों का शासन था, तो वहां पे लगा कि इनका नेटवर्क वहां से जुड़ सकता है, लादेन वगैरह वहां पे छुपा हो सकता है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया बिना कुछ कहे ही, और अटैक करने के बाद तालिबानियों को हर सत्ता से हटाया और नया सरकार का निर्माण किया। ठीक, इसके बाद उसको कुछ पता चला कि आपको इराक इराक का भी सहयोग है इसमें, तो इराक पे भी युद्ध कर दिया, एक अच्छा खासा देश को वो भी बर्बाद कर दिया, यानी उसने। और फिर लास्ट में आते आते पाकिस्तान में लादेन छुपा हुआ था एबटाबाद में, तो जो उसकी एजेंसियां थी, सीआई, उसने बताया कि यहाँ पे छुपा है वैसे वैसे, तो उसने उसको क्या दिया, उसको भी अंततः उसको भी मार ही दिया। तो इसीलिए ग्लोबल जो टेरर बोला जाता है। और अमेरिका के इतिहास में अभी तक इतने सारे लोग मारे नहीं गए थे, तो ये भी मुद्दा है उन लोगों का, मतलब कि इतना युद्ध हो गया देश आजाद होने के बाद। यानी अमेरिका कब देश बना था? तो आपको 1776 में, तो वहां पर 2 बार अटैक हुआ था। एक आपको कब, तो जो उनकी जो मानसिकता है कि देखिए इतने सारे जितना लोग मारे गए, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी अमेरिका से इतने सारे लोग नहीं मारे थे, या जब आपको 1814 ईस्वी में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी भी की थी, तो इतने सारे लोग नहीं मारे थे। इनका मानना था लगभग कम से कम कितना 4-5 हजार लोग यहाँ के आसपास अराउंड में मारे गए थे। इसलिए अभी तक की हिस्ट्री में, अमेरिका के इतिहास में ये काफी अहम था, इसीलिए वो लोग याद करते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? सीधी बात, देखिए नेपाल में पहले राजतंत्र था, ठीक है, वहां के राजा शासन करते थे और नेपाल एक छोटा सा हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, ठीक है। तो नेपाल में जैसे ही बगल के इंडिया में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, धीरे धीरे बहुत सारे देशों में जब लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, तो वहां के भी लोगों को मन हुआ यहाँ पे भी लोकतंत्र होना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, राजा पे दबाव बनाना चालू कर दिया। अब राजा को दबाव बनाने के चलते क्या हुआ, राजा को मजबूर होकर वहां पर लोकतंत्र की स्थापना वगैरह 1990 के दशक में किए, लेकिन उसको शक्ति सीमित मात्रा में दिए और सर्वोच्च शक्ति अपने पास ही रखे। फिर आपको माओवादी वगैरह का विद्रोह भी 1990 के दशक चालू हो गया और राजा ने बहुत कोशिश किया कि उसको क्या करे, दबाए। 2004 ईस्वी में जब उनको लगा कि जब माओवादी वगैरह ज्यादा प्रकोप होने लगा, बढ़ने लगा, तो 2002 ईस्वी में राजा ने संसद को ही भंग कर दिया। बोला कि नहीं, अब कोई संसद उनसद नहीं चलेगा, सीधे मेरे हाथ में रहेगा सत्ता। उसी तरह से लोगों में और आक्रोश हो गई और लोकतंत्र की मांग करने के लिए बड़ा मुद्दा हो गया, बहुत ज्यादा आंदोलन छिड़ गई कि नहीं, किसी भी तरह से हमको लोकतंत्र ही चाहिए। फिर राजा को भी लगा कि अब ये लोग तो मानने वाले हैं नहीं। फिर राजा ने क्या किया कि अप्रैल 2006 ईस्वी में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र के समर्थन प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर भी क्या कर दिया कि चलो भाई हम ठीक है, तुमको लोकतंत्र बना दिए, तुम आज से स्वतंत्र हो गया और यहाँ पर राजतंत्र समाप्त हो गया। फिर अभी 2000 आपको 6 से लेकर के फिर आपको चुनाव वगैरह भी हो रहा है, यहाँ पर संविधान वगैरह भी लिख दिया है गया गया यहाँ पे, ठीक है। अभी किसी ने में वहां पे लोकतंत्र चल भी रही है, जो कि अच्छी बात है। और 2017 से वहां पर अभी
17 से लेकर के अभी तक चल रहे हैं। वहाँ के जो अभी चुनाव में जीते हुए थे वो वामपंथी दलों के सरकार चला रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी है कि वहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित है और हम लोग का पड़ोसी है, तो हम लोग तो चाहेंगे ही कि लोकतंत्र स्थापित हो और अच्छे तरीके से वहाँ पर काम करे। तो यही आपको है नेपाल के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।